चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे वेव का यानी तरंग का। तरंग का पार्ट फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेकंड पार्ट आज खत्म ही कर देंगे। चलिए देखते हैं वेव, तरंग किसको कहते हैं। तरंग का मतलब है कि किसी मीडियम में वाइब्रेशन, किसी मीडियम में वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन कंपन कैसे हो सकता है। वो कंपन ऐसे भी हो सकता है कि कोई स्रोत है जिसके कारण कंपन हो रहा है, और ऐसा भी है कि कोई स्रोत नहीं है उसके कारण भी कंपन हो सकता है। जैसे जैसे हम लाइट का बात करते हैं, प्रकाश, तो कोई माध्यम नहीं है फिर भी प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो वाइब्रेशन होना, जैसे आप साउंड को ले लीजिए, ध्वनि, जैसे आप सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आपके कान तक पहुंच रहा है, तो खैर ये तो माइक्रोफोन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का कमाल है। लेकिन अगर हम सिंपल यहाँ से बोल रहे हैं और कोई यहाँ कान से सुन रहा है, इसका मतलब बीच में जो माध्यम है वो कण है, छोटा छोटा। वो कण क्या किया कि एक कण दूसरे कण को धक्का दिया, दूसरा तीसरे को धक्का दिया, तीसरा चौथे को धक्का दिया, और ये धक्का देते देते क्या होगा, कान के पर्दा तक आपका आवाज को क्या किया, पहुंचा दिया, ठीक है। तो बीच में जो माध्यम है वो हवा में उड़ता हुआ धूलकण है, ठीक है। धूलकण बोलिए, या यहाँ से वाइब्रेशन करते हुए आपकी कान तक रीच किया। तो माध्यम हो भी सकता है और माध्यम नहीं हो सकता है, लेकिन वेव के चलने का, तरंग के चलने का पथ यही है। तरंग इसी माफिक गति करता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये, जैसे मान लेते हैं ये तरंग चल रहा है, तो इसको आप गौर करके देखिएगा, तो एक सर्कल है एक तरह से, तो सर्कल को दो भाग में काटे, तो ये नीचे वाला जो भाग है ना, इसको थोड़ा आगे जाके शिफ्ट कर दीजिए, ऐसे देखिए, यही चीज हो गया ना। तो इस तरह से तरंग चलता है। आप ये ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं पानी में एक पत्थर मारते हैं, नदी के घाट पर आप बैठे ऐसे पानी में एक पत्थर मारिए, तो क्या देखेंगे कि पानी जहां पत्थर मारिएगा ना, वहां से वो गोल गोल बनना शुरू कर देगा ऐसे, ठीक है। और आप एक डंडा ले लीजिए ना, ऐसे बचपन में तो किए ही होंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे मारते रहिए, क्या होगा, कंपन ऐसे आगे की तरफ बढ़ते रहेगा, ठीक है। वो सर्कल लगेगा कि आगे चला गया आगे, और कहाँ हो गया, विलीन हो जाता है, होता है ना। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जो तरंग है वो इस तरह से चलता है। एग्जैक्ट आप गौर करके देखिएगा, इस तरह से करके, तो तरंग जो ऊपर जाता है फिर कहाँ आता है, नीचे आता है। पानी की धार अगर ज्यादा स्पीड रहती है तो आप क्या देखते हैं कि वो तेजी से लहर जो देखते हैं वो ऊपर जाता है फिर कहाँ आता है, नीचे आता है। तो बाबू जो ऊपर जाता है ना, इस भाग को क्रेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेस्ट। और इस भाग को जो नीचे आता है उसको ट्रफ कहते हैं। हिंदी में इसको शीर्ष कहते हैं और इसको गर्त कहते हैं, ठीक है। तो एक शीर्ष तथा एक गर्त, एक शीर्ष के बीच के दूरी तथा एक गर्त के बीच के दूरी को ही एक तरंगाग्र कहते हैं। एक तरंगाग्र ऐसे बनेगा, पूरा कंप्लीट एक सर्कल बनेगा। जैसे यहां से स्टार्ट किया तो पहले ऊपर जाएगा और फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो ये सबको मिलाएंगे तो एक तरंगाग्र बन जाएगा। एक तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट, क्या बोलेंगे इसको, वेव फ्रंट। वेव के फ्रंट को क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। तरंग जो चलते हुए अपना पथ बनाते चल रहा है वही क्या है, उसका तरंगाग्र है। तरंग के पथ को ही क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर हुआ। अब जब हम बात करते हैं, ठीक है, यहां पे देखिए, तरंग जो होता है वो कितने तरह का हो सकता है, दो तरह का, एक यांत्रिक तरंग और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग जो है वो दो तरह का, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। हम क्या बोले, तरंग कितने तरह का, दो तरह का, कौन कौन, यांत्रिक तरंग और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहाँ पे मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव दो तरह का, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ठीक है, और एक को क्या बोल सकते हैं, एक को बोल सकते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा जिसमें पाथ क्या होगा, पाथ पे इंडिपेंडेंट होगा, और एक आपको एक का, हाँ, लैटिट्यूडनल हो सकता है। चलिए देखते हैं, इंग्लिश थोड़ी हटाइए। तो यांत्रिक तरंग और एक क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, ध्वनि तरंग। अब ये देखो, अनुदैर्ध्य तरंग माध्यम पे डिपेंड करता है, किस पे, माध्यम पे। तो ध्वनि को चलने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। तो माध्यम चाहिए, यानी ध्वनि किस में आएगा, अनुदैर्ध्य तरंग में। और प्रकाश किस में आएगा, अनुप्रस्थ तरंग में, क्योंकि यहाँ पे कोई माध्यम काम नहीं करता है। हाइपोथेटिकल एक माध्यम माना गया था, ठीक है, और वो माध्यम कौन था, ईथर था। बाद में हाइगेंस साहब इसको बोले कि कोई माध्यम वगैरह नहीं है बीच में,
लाइट बिना माध्यम के चलता है क्योंकि लाइट ऐसे बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से पाथ चलते रहता है लाइट का, इस तरह से। तो ये लाइट ऐसे चलेगा इस तरह से, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे से कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलके बनाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर काम करता है। लाइट में यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे आगे बढ़ते हुए लाइट हमारे यहां तक पहुंच रहा, ठीक है, यानी बीच में कोई माध्यम नहीं है, प्रकाश को यहां तक आने के लिए कोई माध्यम नहीं है, बिना माध्यम के चलता है। और जो प्रकाश बिना माध्यम के चलता है उसी को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। और जो माध्यम के साथ चलता है उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग किस में आएगा, ठीक है। अब जो एक भूकंप होता है एल टाइप का वेव, वो किस में आएगा, अनुदैर्ध्य में। लेकिन एस टाइप का वेव जो होता है वो किस में आएगा, अनुप्रस्थ में। किस में आएगा, ये याद रखिएगा। इसमें कौन सा आ जाएगा, अनुप्रस्थ में एस टाइप का वेव, और इसमें कौन सा आ जाएगा, एल टाइप का वेव। कौन सा, एल टाइप का वेव। अब यहां देखिए एक वेव है इस तरह से चला, हम समझ लिए कि इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है, मतलब इसको शीर्ष और इसको गर्भ। आधा तक घूमने में जो समय लगेगा आधा समय, और पूरा समय कितना होगा, टी। इसको यहां से यहां तक के दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं, एक समय पीरियड में जो दूरी तय होता है वो तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होगा, बोलिए, अच्छा बताइए। तरंग दैर्ध्य एक तरह का दूरी है तो मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, क्या होगा। अब ये दूरी बहुत छोटा होता है तो इसलिए इसका मेजरमेंट एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। किसमें, एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। देखो कितना छोटा क्वांटिटी है, एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा क्वांटिटी है। अब तरंग दैर्ध्य के लिए मात्रक एंगस्ट्रॉम क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये दूरी बहुत कम होता है, दूरी बहुत कम होता है, छोटा छोटा वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से तरंग चलता है। अब थोड़ा हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग है, ये तो हम लोग को क्लियर हो गया। तो तरंग दो भाग से चल रहा था, एक तो यांत्रिक तरंग था, दूसरा कौन था विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, देखिए एक्स रे, गामा रे, दृश्य वाला प्रकाश यानी जो विजिबल प्रकाश है, इंफ्रारेड यानी औरक प्रकाश, रेडियो तरंग दो तरह के होता है, लघु वाला और कौन सा, दीर्घ वाला, यानी शॉर्ट वेव का और लॉन्ग वेव का, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन वाला यानी पराबैंगनी किरण। कौन सा किरण, देख लीजिए 7 है, काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4, इसमें 2 4 2 6 और एक कौन सा हो जाएगा, पराबैंगनी, टोटल 7। एक एक करके आप इसका याद रखना है आपको कि सब वेव को, ये तरंग को खोजा कौन है। एक्स किरण को कौन खोजा है, रोनेंटजन। कौन खोजा है, एक्स किरण को कौन खोजा है, रोंटजन। और गामा किरण को कौन खोजा है, हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल वही है जो रेडियो एक्टिव पर पहला बार रिसर्च किए थे, बाद में उसको मैरी क्यूरी उसको आगे बढ़ाई थी, ठीक है। रोनेंटजन एक्स किरण का खोज, गामा किरण का खोज हाँ हेनरी बैकुरल, पराबैंगनी किरण का खोज रीटर साहब किए थे। कौन किए थे, और विजिबल यानी दृश्य प्रकाश को कौन खोजे थे, न्यूटन साहब। ये प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट, श्वेत प्रकाश वाला एक्सपेरिमेंट, तो दृश्य प्रकाश का खोज कौन किया है, न्यूटन। अवरक्त प्रकाश का विलियम हर्सले। लघु तरंग का हर्ज, ठीक है। और दीर्घ तरंग का मार्कोनी खोज किया। तो ये सबका नाम लिखा हुआ है, फिर से एक बार रिकैप कीजिए। एक्स किरण का खोज कौन किया है, रोनेंटजन। एक्स किरण का खोज रोनेंटजन। गामा किरण का हेनरी बैकुरल। पराबैंगनी किरण का खोज रीटर, पराबैंगनी किरण के लिए रीटर। फिर बात करते हैं दृश्य प्रकाश के लिए, दिखाई देने वाले के लिए न्यूटन, अवरक्त प्रकाश के लिए विलियम हर्सले, और लघु तरंग के लिए हर्ज, और दीर्घ तरंग के लिए कौन खोज किए थे, मार्कोनी, ठीक है। अब आते हैं यहां पे देखिए,
हम एक वेव समीकरण ले लिए हैं, इसको गौर से देखिए। y बराबर समीकरण क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये तरंग का समीकरण होता है। देखो 4 तरह से समीकरण को लिखा जा सकता है, ध्यान से समझो। y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y चाहे x कुछ भी लिखिए, यहाँ y का मतलब होगा दूरी, डिस्टेंस। इसको x के फॉर्म में भी आप लिख सकते थे, x बराबर a, इसको cos के भी फॉर्म में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा टी, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, बस ओमेगा टी छोड़ देगा, इसका मतलब ये जो फेज डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। फेज डिफरेंस कितना, जीरो। फेज डिफरेंस जीरो होना है, इसका मतलब क्या, वेव एक दूसरे से ओवरलैप कर गया, एक दूसरे से टकराते हुए जा रहा है, ओवरलैपिंग। फेज कितना है, जीरो। फेज कितना है, जीरो। सबसे ज्यादा फेज कितना हो सकता है, 90 डिग्री का फेज कितना हो सकता है, हाँ, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा आपको। तो देखिए साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब एक एक बार समझते हैं। y के साथ यहाँ पे a दिख रहा है, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। a क्या है, a को आयाम बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओमेगा, ये ओमेगा है, और इसके साथ ये t है। ठीक है, यानी इसको टाइम पीरियड नहीं समझिएगा, ओमेगा का फंक्शन है। टाइम अभी हम निकालेंगे कैसे निकाला जाए। और ये फेज है, फेज डिफरेंस यानी पदांतर। कौन सा पदांतर, एक होता है पथांतर, पथांतर होता है पाई, पाई को पथांतर बोलते हैं, पथ में अंतर, पथ में। और एक होता है पदांतर जो यानी फेज डिफरेंस कितना है, पाई। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ले लिए, y बराबर 10 साइन 10 पाई टी प्लस 30, तो तरंग का आयाम निकालिए, यानी एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। उसके बाद पदांतर निकालना है, यानी फेज निकालना है। क्या क्या निकालना है, यहां से आपको a निकालना है, फिर फेज निकालना है, और ये टाइम यानी t निकालना है। क्लियर। चलिए अब एक एक करके, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, आपको फॉर्मूला पता है, y बराबर क्या होता है, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको आप गौर से देखिए, तो हम यहां लिख रहे हैं, देखो 10 साइन 10 पाई, और यहाँ पे क्या है t, प्लस में कितना है 30। अब बताइए, यही ना a होता है, ये क्या होता है a, यानी आयाम का वैल्यू कितना हो गया 10, आयाम का वैल्यू कितना हो गया 10। अब बचा कौन, पदांतर, पदांतर कौन होता है, फेज डिफरेंस कौन होता है, फाई। फाई चेक करो, फाई के जगह पर कितना है, यहाँ डिग्री में लेते हैं, फेज कितना हो गया, फेज का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। आयाम कितना हो गया 10, आयाम कितना बचा कौन, हाँ मेन है इसका समय निकालना। क्वेश्चन देख के तो आप आयाम और पदांतर बता ही सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन देख के आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं और किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई का। ये दोनों आसान है, निकालना है तो बस कौन सा टाइम निकालने का क्या तरीका है, इसका स्क्रीनशॉट इतना दूर लीजिए, तो एक काम कीजिए पूरा का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब ये देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग टाइम निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा, ओमेगा रखते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। देखो यहां से ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी। अब जरा इसको मेन इक्वेशन से मिलाओ, तो हमको a का वैल्यू कितना है 10, ये रहा साइन, ये रहा साइन, और ओमेगा के जगह पर क्या लिखा हुआ है, ओमेगा के जगह पर मिलाओ, ओमेगा के जगह पर 10 पाई लिखा हुआ है, ओमेगा के जगह पर कितना लिखा हुआ है 10 पाई। तो ओमेगा का मान कितना दिया है 10 पाई, कितना हुआ 2 पाई बाई टी। 2 पाई से 10 पाई कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी t बराबर कितना निकला, t बराबर, t उधर जाएगा तो 5 इधर आएगा, यानी 1/5, 1/5, 1/5 सेकेंड, 1/5। ये टाइम पीरियड निकल गया, क्या निकल गया टाइम पीरियड। इस तरह से टाइम निकाला जाता है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए 2 पाई बाई टी। तो क्या क्या सीखे, आयाम कैसे निकालना है, पदांतर कैसे निकालना है, और टाइम कैसे निकालना है, निकल जाएगा। अब बताइए टाइम का उल्टा कौन होता है, सुनिए, अगर यहां से मान लेते आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ देता, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम का उल्टा, टाइम का, तो इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज, क्या होता है हर्ज, फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक हर्ज। अच्छा हर्ज कौन से तरंग का खोज किया था, सब कोई बताइए। हाँ, हर्ज जो किए थे वो लघु तरंग का खोज, और मैक्सिमम यानी दीर्घ तरंग का खोज
कौन किए थे? मार्कोनी। दीर्घ तरंग के लिए मार्कोनी, लघु तरंग के लिए हर्ज। एक्स किरण का खोज कौन किया? एक्स किरण का खोज, बोलिए एक्स किरण का खोज कौन किया? रॉन्टजन। कौन किए थे? रॉन्टजन। हो जाएगा, चलिए लिखिए इसको फटाफट खोज। चलिए देखते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य का ये सीक्वेंस देखिए कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है, बीपीएससी और बीपीएसएससी के एग्जाम में। अभी बीएसएससी वाला एग्जाम होने वाला है, बिहार सचिवालय वाला। ये सब चीज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है गामा रे का, उससे ज्यादा एक्स रे का। सबसे पहले गामा रे, उससे ज्यादा एक्स रे, उसके बाद पराबैंगनी किरण, उसके बाद दृश्य किरण, उसके बाद औरक, फिर रेडियो तरंग, और फिर रेडियो तरंग में कौन सा? लघु वाला, और फिर वाला दीर्घ वाला। तो ये तो याद रहेगा, लघु के बाद ही ना, लघु से ज्यादा कौन होगा? दीर्घ। बीच का सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। गामा रे के बाद कौन सा आ रहा है? गामा रे के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद पराबैंगनी, पराबैंगनी के बाद दृश्य, दृश्य के बाद औरक, औरक के बाद लघु रेडियो तरंग, उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंग। इंग्लिश में एक बार हम बोल देते हैं, गामा रे, एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रावायलेंट रे, उसके बाद विजिबल रे, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, ये भी एक देखिए, यहाँ एसएचएम का पार्ट हो जाता है, तो तरंग में ही यहाँ से हम लोग इसको कंसीडर करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो एक कोई पेंडुलम है, इस तरह से मूव कर रहा है, जैसे मान के चलिए कोई इस तरह से लटका दिया है किसी पेंडुलम को, उसको इस तरह से मूव करवाए, तो वो क्या जाएगा? पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह मूव करते रहेगा वो, और फिर फाइनली वो जाके रुकेगा। तो देखिए ये एंगल थीटा बना रहा है, तो क्या होगा? नीचे की तरफ इसको गुरुत्वाकर्षण लगेगा, तो mg नीचे, इसका एंगल थीटा है, इधर वाला भी एंगल थीटा, तो ये लगेगा mg cos थीटा, और इधर लगेगा mg sin थीटा। मतलब mg sin थीटा इसको क्या चाहेगा कि हम इसको कहां पे लेके आए? मूल बिंदु पर लेके आए, यहाँ पे रोकना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी यहाँ जीरो हो जाता तो ये पेंडुलम इधर नहीं जाने वाला है। तो कभी भी वेलोसिटी यहाँ जीरो नहीं होता है, इस तरह से मूव करता है। क्लियर? अब ये टाइम पीरियड इसका कितना होता है पेंडुलम का? पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। एल क्या होता है? एल होता है वास्तविक लंबाई, कभी लंबाई नहीं लिखिएगा, याद रखिए। एल का मतलब होता है वास्तविक लंबाई, ठीक है। अभी हम समझाएंगे लंबाई और वास्तविक लंबाई में क्या फर्क है। जी तो फिक्स होगा 9.8। क्वेश्चन में अगर बोल देता 9.8 रखिए, और नहीं बोले तो 10 रख के बनाइए। क्लियर? इस तरह से टी क्या है? टाइम पीरियड। और यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आया? T1 बटा T2 इक्वल्स टू रूट अंडर L1 बटा L2। ये फॉर्मूला हो गया, इसी से हम यहाँ निकाले हैं। देखिए ये तो फिक्स ही होगा 2 पाई, जी का वैल्यू फिक्स होता। तो अगर हम ये टी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो T1 निकालेंगे तो यहाँ L1 होगा, T2 निकालेंगे तो L2 होगा। तो हम दोनों को डिवाइड देंगे T1 बटा T2, तो ये कट जाएगा, सब बचेगा कौन? केवल L1, और T2 के केस में क्या बचेगा? L2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, T1 बटा T2 इक्वल्स टू रूट अंडर L1 बटा L2। अब देखते हैं यहाँ पे, सुनो क्वेश्चन। अभी हम बात किए थे कि एल का मतलब क्या होता है। एल का मतलब होता है वास्तविक लंबाई। जैसे देखिए, सुनिए, आप अगर ना झूला पे बैठिएगा तो पैर नीचे करके बैठिएगा, तो क्या होगा? झूले की स्पीड कम हो जाती है। कारण क्या है? एल बढ़ने से टाइम भी बढ़ जाता है। झूला में कोई नीचे पैर करके बैठता है ना, तो उसका लंबाई अब क्या हो गया? ज्यादा। तो लंबाई बढ़ेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी झूला को झूलने में समय ज्यादा लगने वाला है। और कोई देखिएगा झूला पर खड़ा हो जाता है ना, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब कोई क्या करता है? खड़ा होता है फिर बैठता है, खड़ा होता है बैठता है, तो स्पीड क्या होता है? इंक्रीज होता है, वो एक्सेलरेट करवाता है। क्या करवाता है? जैसे कहने का मतलब देखे होंगे, जिसको हम आम बोलचाल के भाषा में पेंग मारना बोलते हैं ना। तो झूला में इधर से कोई बैठता, एक बार ऐसे बैठेगा और एक बार ऐसे खड़ा होगा, उधर वाला भी बैठेगा और क्या होगा? खड़ा होगा। तो ये अपोजिट काम करना पड़ता है, दोनों एक साथ बैठेगा खड़ा होगा तो नहीं होगा। एक बार इधर से बैठा खड़ा हुआ, फिर उधर से बैठा और फिर खड़ा हुआ, तो क्या हुआ? एक्सेलरेट किया। जैसे आप झूला को ऐसे धक्का देते हैं ना, तो बैठ के आप क्या किए? एक बार ऐसे पुश किए नीचे, और खड़ा हुए तो आगे गया, हल्का हुआ, तो उधर से दबाव देगा। तो दबाव के कारण ऐसा हो रहा है। किसके कारण? आप हवा में क्या लगा रहे हैं? दबाव लगा रहे हैं, जिसके कारण झूला क्या होता है? स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन लंबाई से ही फर्क पड़ता है। अगर लंबाई बढ़ गया तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखिए घड़ी के पेंडुलम में क्या होता है? गर्मी के दिन में आपको पता है, गर्मी के दिन में टेम्परेचर बढ़ने से किसी का आयतन बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, वो बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है ज्यादा।
गर्मी के कारण। तो ये लंबाई बढ़ गया तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, इसलिए हमको गर्मी के दिन में लगता है ना कि समय बड़ा हो रहा है, लेकिन घड़ी तो उतना ही स्पीड से चलता है। इसके पीछे पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लंबाई बढ़ने से ना टाइम पीरियड बढ़ता है, एकदम फिक्स याद रखना। और लंबाई का मतलब कौन सा लंबाई, वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई का मतलब कि आप किस, जैसे पैर नीचे कर देंगे तो लंबाई, रस्सी में आपका लंबाई कंसीडर किया जाएगा। तो ये फॉर्मूला हुआ, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन ले लिए गए हैं यहाँ पे देखिए, यदि किसी झूला की लंबाई 40 मीटर है, कितना मीटर है, यानी पहले से L1 कितना है, 40 मीटर का है। अब बोल रहा है इसकी लंबाई को 120 मीटर और बढ़ा दीजिए, तो L2 कितना हो जाएगा, जरा बताइए। L2 कितना हो जाएगा, 120 मीटर बढ़ाना है और पहले से 40 था, तो कितना हो जाएगा, 160 मीटर का। कितना का लंबाई हो गया, 160 मीटर का। तो पूछ रहा है कि इसका आवर्त काल कितना बढ़ेगा। ठीक है, आवर्त काल बताइए। तो जरा हमको ये बताइए कि फॉर्मूला क्या है, T1 बटा T2 बराबर रूट अंडर L1 बटा L2। L1 कितना का था, 40 का। L2 कितना का है, 160 का। ये कट जाएगा कितना बार में, रूट अंडर 4, 1 बटा रूट अंडर 4 आया ना। इसको आप ऐसे कीजिए, इसको ऐसे लिखिए, तो T1 बटा T2 बराबर में क्या आया, रूट अंडर, यहाँ 1 हो जाएगा ना जी, रूट अंडर 1 का मतलब 1 ही तो होता है, और रूट अंडर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 4। रूट अंडर 4 का मतलब 2 लिख दें, तो इधर से गुना कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, T2 कितना आ गया, T2 बराबर 2 इंटू T1, 2 इंटू, मतलब अगर पहले से 10 सेकेंड लग रहा होगा तो अब कितना लगेगा, 20 सेकेंड लगेगा। कितना, इसको मुजवानी कर सकते थे। लंबाई कितना बढ़ गया, लंबाई कितना बढ़ा, आप बताइए। 40 मीटर का कितना मीटर हो गया, 160 मीटर, यानी 40 का कितना गुना बढ़ा, 4 गुना। तो 4 गुना आप इसके लगाइए ना जी, 4 गुना रूट अंडर 4 आ जाएगा, तो 4 का आंसर कितना हो जाएगा, 2। अगर लंबाई मान लेते हैं, लंबाई 16 गुना बढ़ जाएगा, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 16। 16 का आंसर कितना होगा, 4। तो 4 मतलब 4 गुना टाइम बढ़ गया। अगर टाइम पहले से 1 मिनट लग रहा था, तो अब कितना मिनट लगने वाला है, 4 मिनट। टाइम पहले से 1 घंटा लग रहा था, तो कितना लगने वाला है, 4 घंटा। समझ आया, इसको मुजवानी भी कर सकते थे क्वेश्चन को, थोड़ा समझना था, इसलिए हम यहाँ पे आप बना दिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, खत्म होता है वेव वाला सेक्शन।